चलिए आज हम लोग श्वसन देखते हैं। श्वसन चैप्टर जो है वह जैव प्रक्रम का तीसरा टॉपिक्स है। 6.3 टॉपिक में हम लोग देखते हैं। श्वसन में अगर हम केवल एक जीव की बात करें, जंतु की बात करते हैं, तो सांस लेती है तो सांस में इनटेक क्या होता है? ऑक्सीजन। सांस में लेते हैं हम लोग, क्या लोग लेते हैं? लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जब सांस छोड़ते हैं और CO2 के रूप में छोड़ते हैं, इसका हम लोग एक परीक्षण करेंगे। हमारी पाठ्यपुस्तक में 2 क्रियाकलाप दिया गया है। उस क्रियाकलाप का हम लोग अवलोकन करते हैं कि श्वसन क्रिया में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड भी छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हम छोड़ते हैं वो सर्वाधिक होती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी है, जब हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो कितना है, या 21% के आसपास में लमसम अमाउंट, और ये जो है सो 0.3% के 0.03% ऐसे लिखें इसे, 0.03% हम कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण में। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं उसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण के रूप में हम सांस लेते हैं। समझ रहे हैं? हम वायुमंडल में जो भी गैसें हैं, जब हम सांस लेने लगते हैं तो सारा गैस हमारे नाकों के अंदर जाता है ना। और लेकिन हमारा शरीर जो उपयोग करता है वो किसका उपयोग करता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करता है, बाकी को यूं ही वापस कर देता है। वह जो वापस होती है उसमें ऑक्सीजन के लेने के बाद उस ऑक्सीजन का आंतरिक भागों में, हम लोग आगे पढ़ेंगे श्वसन क्रिया में, रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, उससे ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है, और उसके बदले में उसके अवशेष के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वहाँ बनता है, जो सांस जब हम छोड़ते हैं वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ हम एक परीक्षण करके देखते हैं कि हमारे मुख से जो छोड़ा गया सांस है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, और वायुमंडल की तुलना में हम जो छोड़ते हैं उसकी मात्रा अगर हमारे छोड़े हुए सांसों में अधिक है, इट मीन्स कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझ रहे हैं बात को? वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो तो 0.03% है। जब हम सांस छोड़ते हैं, अगर इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाती है, छोड़े हुए सांस को अगर इकट्ठा करके देखें तो हम कहेंगे ना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप ये है कि चूना का जो पानी होता है ना, चूने के पानी में एक प्रयोग, ये आपको सिद्धांत के रूप में याद रखना है, जो प्रयोग से सिद्ध हो चुका है कि अगर चूने के पानी में, अगर किसी बर्तन में अगर चूना का पानी है यानी चूना का घोल है, इसमें अगर CO2 अगर प्रवाहित किया जाता है इसके साथ में, यानी इसके लेयर पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को अगर छोड़ा जाता है यहाँ पर, तो इस चूने का जो पानी है इसका रंग बदल जाता है। किसमें? तो दूधिया रंग में। समझ रहे हैं? दूधिया रंग हो जाता है। इस चूने का पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो ऐसा हम एक काम करते हैं कि हम 2 प्रखनली लेते हैं, दोनों प्रखनली में समान मात्रा में चूने का पानी हम डालते हैं। प्रखनली में चूने का पानी, 2 प्रखनली लिया गया है, यहाँ देखिए क्रियाकलाप में चूने का पानी समान मात्रा में दोनों में डाला गया है। क्लियर है? अब इसमें क्या करते हैं, एक प्रखनली में एक पाइप के सहारे मुंह से फूंक मारते हैं और रीड करते हैं कि यह चूना का पानी जो है वह दूधिया जो है कितना देर में होता है, उसको नोट करते हैं। ठीक है? फिर एक हमारे पास में एक पंप होता है। सपोज करो जैसे एक पिचकारी होता है ना, बच्चों को रंग गुलाल खेलने वाला पिचकारी, उसी पिचकारी से, या फिर हवा भरने वाला पंप होता है, उसके माध्यम से हम यूं पुश कर करके हवा को यहाँ पर छोड़ते हैं इस प्रखनली में। ठीक है? तो फिर देखते हैं कि यह चूना का पानी जो है यह भी दूधिया होता है, लेकिन कितना देर में होता है। आप जब ऐसा प्रयोग करोगे
तब पाओगे कि पहली प्रश्नली में जिसमें आप पाइप के सहारे मुंह से डायरेक्ट फूंक मारते थे, इसका रंग इस प्रश्नली बी के तुलना में पहले ही इसका रंग दूधिया हो गया। तो पहला ही दूधिया हो गया, इसका मतलब क्या है? मुंह से जो छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा छोड़े हैं, इसीलिए इसका रंग दूधिया हो गया ना। क्योंकि हमको तो जानकारी है पहले से, कार्बन डाइऑक्साइड जब चूना पानी के सतह पर जब गुजरती है तो चूना पानी का रंग दूधिया बद हो जाता है। तो यहाँ मुंह से फूंकने पर और पंप से हवा डालने पर दोनों ही माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आती होगी। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम आती होगी, और सारे गैसेज हैं जैसे नाइट्रोजन उसकी मात्रा आती होगी, ऑक्सीजन भी आता होगा, लेकिन मुंह से जो छोड़ते हैं तो अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा आती है ना। तो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा गैस रहने के कारण चूना को यह जल्दी दूधिया करता है। इसका मतलब है कि मुंह से छोड़ा हुआ जो हमारा हवा है वह उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। इससे साबित हो सकता है कि हम सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। यह क्रियाकलाप एक देखा हमने। आपके पाठ्यपुस्तक में एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है, इस क्रियाकलाप को हम भी देखने की कोशिश करते हैं। ये कोनिकल फ्लास्क है, इस फ्लास्क में चीनी का घोल लिया गया है और उसमें ईस्ट डाल दिया गया है, ईस्ट खमीर जिसे कहते हैं। ये आपको मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है ईस्ट। अब तो ये बहुत सारे मिठाइयाँ या खाद्य पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग होने लगा है, ये आसानी से मिल जाता है। तो चीनी के घोल में अगर ईस्ट डालेंगे तो क्या होगा, ये ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। इसको कहते हैं किण्वन। इस विधि का नाम है किण्वन। किण्वन का कार्य होता है, यानी किण्वन का अंग्रेजी होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन है ना, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के दरमियान इसमें कोई ना कोई गैस निकलती होगी। अब ये गैस कौन सी गैस है, इसकी पहचान हम करते हैं। इसके आधार से हम ये साबित कर देते हैं बाबू कि चूना पानी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है वो द्वितीय होता है। ये पहले साबित करते हैं, तो ये साबित करने के लिए प्रयोग है ना। तो इसमें जब फर्मेंटेशन होता है तो गैस बनती है, वो गैस को एक पाइप के सहारे हम लाते हैं एक दूसरी एक प्रखनली में, जिसमें हम चूना पानी का घोल बना के पहले से तैयार किए हुए हैं। अब देखो, यदि यहाँ से हवा गैस आती है और इस पे जब पहुँचती है और ये चूना का पानी का रंग अगर दूधिया हो जाता है तो समझ लो कि इससे जो पानी निकल, गैस जो निकला इस पाइप के द्वारा, तो CO2 निकला है। यानी चीनी घोल और ईस्ट के फर्मेंटेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो ऐसा प्रयोग से हम जानते हैं कि चीनी के घोल को ईस्ट के साथ प्रतिक्रिया कराने पर फर्मेंटेशन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये हम लोग प्रयोग से जानते हैं। अब इसका एक और अगला प्रयोग हमने बढ़ाया कि चूने के पानी में जब इस गैस को ले आया तो दूधिया कर दिया। जहां हमने सीखा है कि चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। इसी संदर्भ में हमने ये क्रियाकलाप करके देखा है ना, कि मुंह से फूंकने पर बहुत जल्दी चूना पानी जो का रंग दूधिया हो जाता है, यानी हमारे मुंह से छोड़ा गया जो गैस है उसमें अधिकांश मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। ये एक प्रयोग हम लोगों को करना था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग विषय वस्तु पे। विषय वस्तु में हमें अब काम क्या करना है कि हम लोगों ने ये समझा कि अभी तक जो पचा हुआ भोजन हमारे शरीर में तैयार होकर के पोषक तत्वों के रूप में अवशोषण के बाद हमारी कोशिकाएं तक तो पहुंचती है, ठीक है। लेकिन कोशिकाओं में इनका उपयोग क्या होता है? भैया इसका कोई उपयोग नहीं है। आपने पाचन किया, पोषण किया, पोषण में कुछ बस खाया, पाचन क्रिया हुई, पाचन क्रिया में आपने उसे पचाया और पोषक तत्वों को अलग अलग करके सरल कार्बनिक अणु में बदल के ले आया, ठीक है। उसे छोटी आंत में रसांकुर या प्रवर्त जो होते हैं, बिलियाई जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से उसको अवशोषित किया गया रक्त वाहिका के द्वारा, रक्त में पहुंचा और रक्त उसको क्या करता है तो हमारे कोशिकाओं में पहुंचा देती है। लेकिन इनका उपयोग कोशिका करता है क्या? नहीं जी, नहीं करता है इसका उपयोग, वो कर ही नहीं सकता है। उसको और
सरलतम रूप में लाना होगा। यानी कोशिका को चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी के रूप में बना करके उसको देना होगा। अब ये समझ लीजिए बात, खास करके जो पोषक तो जाता है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो ये ऊर्जा का, है ना, ये ऊर्जा का स्रोत है। हम पहले भी बताए हुए हैं कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन ये मांसपेशियों का निर्माण करता है। नहीं, यह मांसपेशी का, ये शरीर की कोशिकाओं का संख्या बढ़ाने में ये काम करता है। ठीक है, मांसपेशी को बना मजबूत करता है। वसा भी हमारे शरीर में ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बन करके हमारे शरीर में अन्य क्रिया विधियों में भाग लेता है। हालांकि कभी कभी वसा भी ऊर्जा के रूप में टूटता है, प्रोटीन भी कुछ मात्रा में ऊर्जा में टूटता है, लेकिन बेसिक रूप से कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसा आप लोग देखते भी होंगे। धूप में थक करके आए हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, शरीर थक सा गया है, एनर्जी नहीं पता चलता। एक गिलास आप चीनी का शरबत बना करके पी लेते हो, 5 मिनट में आप ताजगी महसूस करने लगते हो, है ना। ये क्विक एनर्जी देती है, ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। तो सवाल ये उठता है कि श्वसन से इस कार्बोहाइड्रेट का क्या संबंध है? हाँ, श्वसन से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है ना, यह ऊर्जा का निर्माण करता है। छोटे शब्दों में इसको हम समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो C6H12O6, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज रूप में। इस पर अगर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया होती है और इसमें संभवतः एंजाइम की भी उपस्थिति होती है, जो कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट मतलब प्रतिक्रिया गति को तेज करती है। इसके बाद इसमें तैयार होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है, यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका करता है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि हमारे पौष्टिक तत्व जो शरीर में जाती है वो डायरेक्ट उपयोगी नहीं होता है, उसका हम लोग को ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है, और परिवर्तन के फलस्वरूप हम उसे उपयोग करते हैं। तो इन परिवर्तनों के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, है ना। और ये ऑक्सीजन कहां से मिलता है? तो श्वसन से मिलता है, यानी श्वसन के दरमियान हम ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर है? अब ये श्वसन का क्रिया जो होता है, ये ऊर्जा का निर्माण जो होता है वह 2 रूपों में हो सकता है। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और दूसरा होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। समझ पा रहे होंगे? अगर ऑक्सीजन है तो ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा बनेगी सर्वाधिक, और ऑक्सीजन नहीं है तो ऊर्जा बनेगी बहुत कम। समझिए बात को। ऊर्जा अगर बनती है बहुत ज्यादा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो ऊर्जा का निर्माण होता भी अगर है तो वह बहुत कम होता है ना। ऊर्जा का निर्माण होता है बहुत कम, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण सर्वाधिक होता है। इस बात को तो याद रखा जाता है ना। अब
कहने का मतलब ये है, क्या ऐसा भी संभव है क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऊर्जा का निर्माण होता है? तो कहेंगे हाँ होता है, लेकिन क्या होता है? तो बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, ऊर्जा बहुत कम होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण बहुत कम होता है। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऊर्जा का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण होता है या अनुपस्थिति में, दोनों स्थिति हो, उपस्थिति हो या अनुपस्थिति हो, ऊर्जा का निर्माण होगा, लेकिन अनुपस्थिति जब होगी तो बहुत कम निर्माण होगा। इसका चर्चा हम लोग आगे करने जा रहे हैं, है ना। अब यहां समझना ये चीज है, छोटा सा ये चीज डाल दें, यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन का उपयोग होता है यह इस तरह का जो ऑक्सीजन का उपयोग होता है यानी श्वसन का जो काम होता है यह कहलाता है वायवीय श्वसन। वायवीय का मतलब होता है एरोबिक, एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन को क्या कहते हैं? अनएरोबिक, एनएरोबिक, एरोबिक रिस्पायरेशन, अनएरोबिक रिस्पायरेशन, है ना। तो इस यहां हम समझते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ऊर्जा का निर्माण होगा और वो सर्वाधिक होगा, और इसीलिए इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। तो सबसे ज्यादा कारगर कौन हो गया? वायवीय श्वसन हो गया, और वायवीय श्वसन उतना कारगर नहीं है। लेकिन अब हमें कुछ कुछ बातें ये समझनी होती है कि अवायवीय श्वसन कहाँ होता है और उसका प्रतिफल किस रूप में प्राप्त होता है जहां ऊर्जा कम होती है ना। क्योंकि देखिए गौर से समझने की चीजें हैं कि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तो ऊर्जा ध्यान भी बनता है ना, ऊर्जा तो बनेगी लेकिन और एक्स्ट्रा क्या छोड़ती है? ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? एक चीज समझना है। दूसरा एक चीज हम चर्चा करना चाहेंगे कि ऊर्जा का जो निर्माण होता है, यह ऊर्जा जो निर्माण होता है यह किस रूप में निर्माण होता है? यह जो होता है यह एटीपी के रूप में, एटीपी के बंधन में उपस्थित होता है। मैंने इसको लिख लीजिए, ऊर्जा एटीपी के बंधन में उपस्थित होता है, इसको याद रखना है। और यह एटीपी के रूप में जब कोशिका में उपस्थित होता है तो भी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं जब तक इसका विखंडन नहीं हो जाए, जलीय अपघटन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एटीपी में उपस्थित ऊर्जा का उपयोग एटीपी के जलीय अपघटन के बाद होता है ना, जलीय अपघटन के बाद होता है। ये महत्वपूर्ण है। ऊर्जा
जो निर्माण होता है वह एटीपी के बंधन में उपस्थित होता है, और एटीपी का ऊर्जा का उपयोग जो है वो एटीपी के जलीय अपघटन के बाद होता है। यह एटीपी ऊर्जा जो उपस्थित होता है वो कहाँ होता है, तो कोशिका में। एटीपी का जो है वो कहाँ उपस्थित होता है, तो यह कोशिका में उपस्थित होता है ना। एटीपी का उपयोग जो होता है वह एटीपी ऊर्जा के रूप में कहाँ होता है, तो कोशिका के रूप में कोशिका में होता है। एटीपी के बंधन में उपस्थित ऊर्जा का अपघटन कहाँ होता है, कोशिका में होता है। देखिए, सीधे पढ़ा लेना, लेकिन पॉइंट को इकट्ठा करना और उसे मस्तिष्क में बारी बारी से बैठाना, ये एक सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए। अब ये नहीं कि हम आपको ढेर सारी बातें फटाफट बताते जाएं और अपनी जवाबदेही को पूरा करके आगे बढ़ जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार और हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है जिसका ऊर्जा का के रूप में परिवर्तन हम लोग श्वसन क्रिया के फलस्वरूप करते हैं। क्लियर समझिए। कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया जो हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस में, उसके द्वारा रासायनिक प्रतिक्रिया होती है कुछ एंजाइमों की उपस्थिति में, जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा जो है वह एटीपी के बंधन में उपस्थित होता है। अब एटीपी का फुल फॉर्म भी अभी हम सिखाएंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं। एटीपी में उपस्थित ऊर्जा जो होता है उसका उपयोग जलीय अपघटन के बाद होता है, और यह जलीय अपघटन कहाँ होता है, तो कोशिका में होता है। इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हमने एक और बात चर्चा किया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है ना। जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा तो ऊर्जा का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, इस तरह के श्वसन को, जहां हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और तब यह कराते हैं ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन और तैयार होता है ऊर्जा, इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन समझ गया। फिर अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको कहते हैं अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक श्वसन, रिस्पायरेशन। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। एक बार रिपीट जी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऊर्जा का निर्माण जो सर्वाधिक, और इसको कहते हैं वायवीय श्वसन। ऊर्जा का उत्पादन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और वो होता है सर्वाधिक, जिसे कहते हैं वायवीय श्वसन। ऊर्जा जो होता है वो एटीपी के बंध में उपस्थित होता है, और इसका उपयोग जलीय अपघटन के थ्रू कोशिकाओं में उपयोग में होता है, कोशिकाओं में होता है। क्लियर है। अब समझते हैं हम लोग। इतनी चर्चा करने के बाद हम लोगों ने कुछ बातों को सीखा है, उन बातों को समझने का कोशिश करते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि श्वसन क्या है। भाई, पहले हम कहते थे कि श्वसन में क्या होता है, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन अब ये कहना सही नहीं होगा। अब एक बृहत रूप हो गया। क्या? तो बृहत रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा के उत्पादन में केवल सांस ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही नहीं है, इसके बीच में एक जो रिएक्शन होता है, जो प्रतिक्रियाएं होती है, वो भी शामिल होती है। ठीक है ना। तो इसी को हमें राइट डाउन कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि बृहत रूप से है ना ऊर्जा का उत्पादन होता है ना, ऊर्जा का उत्पादन होता है। बृहत रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है
जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का जो निर्माण होता है, इसके अंदर जितना भी प्रोसेस है सारा आ जाएगा श्वसन के अंतर्गत। ये केवल कहेंगे सांस लेना और सांस छोड़ना, ये संभव नहीं है, ये इतना ही कहना सही नहीं होगा। देखिए, श्वसन की परिभाषा हम आगे और विस्तृत करने वाले हैं। इन सारी बातों को और खोल करके हमें आगे लिखना होगा। अब हम लोगों को इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनको भी समझने की आवश्यकता होगी, है ना। तो अगर हम इसको एक परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो हम इसको विस्तृत रूप से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि श्वसन को विस्तृत रूप में किस रूप में लिखा जा सकता है। तो श्वसन क्या है? तो श्वसन वैसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप को श्वसन तो इस प्रकार श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है। इस क्रिया में उत्पन्न CO2 को कोशिकाओं से शरीर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लंबी चौड़ी परिभाषा हो गई, लेकिन बातें हम पहले से सारी बातों को बता चुके हैं कि श्वसन के द्वारा क्या बताए हैं कि श्वसन एक ऐसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप को कहते हैं। ये तो एक लैंग्वेज है जिसमें बाहरी वातावरण से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उसे शरीर कोशिकाओं तो पहुंचाया जाता है। इसका उपयोग जो है वह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, ग्लूकोज बोले तो कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये जितने भी ओज लगा हुआ है ना, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के ही रूप है ना। तो कोशिकीय ईंधन, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, इसकी चर्चा जस्ट आगे करने जा रहे हैं हम। कोशिकीय ईंधन कहते हैं का ऑक्सीकरण होता है यहाँ, और ये ऑक्सीकरण विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में होता है। और इस ऑक्सीकरण के दरमियान क्या होता है? जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है। एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है ना। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो कोशिका शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं अभी। मतलब ऑक्सीजन लिया और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज है उसके साथ एक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण क्रिया करती है और उससे एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है और इसका उपयोग कोशिका करता है। और अब से एक CO2 भी बनता है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको रटने का कोशिश नहीं करना, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं? चलिए, यहाँ हम लोगों ने कुछ नोटिस किया है कि नोटिस करते हैं कि इसमें कोशिकीय ईंधन किसे कहा गया है? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। यानी अगर कोशिका को अपना काम करना है तो उसके लिए ग्लूकोज चाहिए, है ना। ऊर्जा जो निर्माण होता है वह ऊर्जा किस प्रकार का होता है? जैव ऊर्जा होता है, वो एटीपी के रूप में है। एटीपी को जैव ऊर्जा कहते हैं और कोशिकीय ईंधन को, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। इन बातों को हमें याद रखना चाहिए। चलिए, इससे भी हमें नोट कर लेना चाहिए ताकि पुनः रिवीजन करने में सुविधा हो। कोशिकीय ईंधन कहते हैं। जैव ऊर्जा के निर्माण के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करता है, इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। देखिए, यह महत्वपूर्ण है, इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इन बातों को आप इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। साफ लिखना होगा, जैव ऊर्जा कहते हैं। देखिए, मैंने क्या चर्चा किया
कि एटीपी जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। एटीपी जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। हमने बताया कि एटीपी में के बंध में रासायनिक ऊर्जा जो ऊर्जा का निर्माण होता है ऑक्सीकरण के फलस्वरूप शोषण क्रिया के दरमियान, तो वह एटीपी में मौजूद होता है। इसलिए एटीपी के द्वारा कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए एटीपी को जैव कोशिका का सार्वजनिक वाहक कहा जाता है। रासायनिक ऊर्जा का जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक। तो ये सार्वजनिक वाहक जो है ना, ये हमें याद रखना चाहिए कि एटीपी में जो रासायनिक ऊर्जा बनती है उसे सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं। ये छोटी छोटी ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, इन टर्म को याद रखना है। कोशिकीय ईंधन, सार्वजनिक वाहक और जैव ऊर्जा, इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एटीपी को हम लोग जैव ऊर्जा भी कहते हैं। तो जैव ऊर्जा कोशिकाओं में होता है, कोशिकाओं में ये जैव ऊर्जा एटीपी होती है ना। तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए।